हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे का स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में अगेन मैं सेकेंड वीडियो लेके आया हूँ इस पूरे प्लेलिस्ट का, जो कि मैं लास्ट वीडियो में बताया था, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के रोड मैप बताए थे, और उसमें ये भी बोला था कि अब ये प्लेलिस्ट पूरी कंटिन्यूसली चलेगी। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर सिखा के ही रहूँगा। जस्ट सोचो आप लोग, डेटा स्ट्रक्चर इज़ नॉट हार्ड। डेटा स्ट्रक्चर के सीखने के लिए आपको एक बहुत अच्छे फाउंडेशन की ज़रूरत है। वही फाउंडेशन मैं आपको देने वाला हूँ, कुछ भी हार्ड नहीं है। तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि कोई वीडियो मिस ना हो जाए। स्टार्टिंग से हम लेके चल रहे हैं, पूरे रोड मैप बताए हैं। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें आएगी, और वो मैं बताऊंगा। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई पूरे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो, ये सीख लो, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर करो। मैं भी बोलूँगा यही करो, लेकिन आपको बहुत सारे लोग होते हैं भैया मेरे को पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है, कितना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर ले कि हम डीएसए स्टार्ट कर ले। तो इस पूरी वीडियो उस पे ही होने वाली है, जिसपे मैं बताऊंगा आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ों की नॉलेज होना चाहिए। वॉट एवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप चूज कर रहे हो, सी प्लस प्लस कर रहे हो, जावा कर रहे हो, पाइथन कर रहे हो, जावा स्क्रिप्ट करो, मैटर नहीं करता। मैं एक बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि भाई इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये चीज़ें कर लो, ये चीज़ें कर लो, ये चीज़ें कर लो, उसके बाद आप डीएसए कर लेना। मैं कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वीडियो अभी नहीं बना रहा हूं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो ये डीएसए प्लेलिस्ट खत्म होने के बाद मैं पर्टिकुलरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने तरीके से, जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूं उस तरीके से मैं बना दूंगा वीडियो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, आ जाओ स्क्रीन पे और देखते हैं। अब देखो यार, मैं सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले, वो मैं बताने वाला हूँ आपको। तीन जो इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उस बेसिस पे मैं अभी डिटेल में थोड़ा बता देना चाहता हूँ, लेकिन मैं आगे बहुत फास्टली बढ़ूँगा। ठीक है, मैं जो बताऊँगा वो सबसे पहले जावा के लिए बताऊँगा, दूसरा जो होगा पाइथन के लिए होगा, तीसरा जो होगा सी प्लस प्लस वालों के लिए होगा। सबसे पहले आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट कर रहे हो या तो किसी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम को स्टार्ट करो, आपको पता होना चाहिए कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप क्या होती है, कितने टाइप के डेटा होते हैं और इसके वेरिएबल्स क्या होते हैं। मतलब अगर बात करें तो हमें डेटा टाइप और उसके वेरिएबल के बारे में पता होना चाहिए, चाहे वो जावा हो, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो सी प्लस प्लस हो, चाहे वो जावा स्क्रिप्ट हो। तो इस टाइप को सबसे पहले हम आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे। अब देखो, सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करूंगा वो मैं बताऊंगा जावा के लिए। ठीक है, ये जावा के लिए। अब देखो, जावा में हमारे पास जो होती है वो दो टाइप की डेटा टाइप होती है। कितनी टाइप की होती है? दो टाइप की। सबसे पहली जो होती है वो उसको बोलते हैं प्रीमिटिव, दूसरी जो होती है उसको क्या बोलते हैं? नॉन प्रीमिटिव। नॉन प्रिमिटिव, राइट है। ठीक है, अब बोलोगे भैया ये प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होती है, उसके बारे में एक्सप्लेन करो। देखो अब मैं बताता हूँ इन दोनों का, ऐसे आप अभी के लिए जान लो, ये इंटरव्यू में पूछा जाती है कि जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होती है उसमें भी कई सारे कैटेगरी होती है। जैसे एक होती है वो इंटीजर होती है, ठीक है, इंटीजर होती है। दूसरी जो होती है, दूसरी क्या होती है? वो फ्लोटिंग होती है, फ्लोटिंग वैल्यू होती है। ठीक है, तीसरी जो होती है, उसको क्या बोलते हैं? कैरेक्टर टाइप की हमारे पास होती है। और जो चौथी होती है उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? बुलियन टाइप की। क्या बोलते हैं? बुलियन टाइप की, राइट। ये चार टाइप की प्रिमिटिव होती है। अब इन चार में भी कैटेगराइज होती है, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, अब देखो जैसे इंटीजर हो गई, इंटीजर के भी कलर चेंज कर देते हैं ना, इंटीजर के भी कई सारे कैटेगरी होती है। ठीक है, कई सारे मतलब बहुत सारे होते हैं, मैं चार बता रहा हूं आपको। जैसे अब इंटीजर में आ रहा हूं, चार कैटेगरी कौन कौन सी होती है। इसमें सबसे पहले आपकी होती है बाइट होती है। ठीक है, बाइट टाइप की डेटा टाइप हो सकती है, BYTE। ठीक है, और दूसरा जो होती है वो शॉर्ट होती है, SHORT। ये शॉर्ट टाइप की डेटा टाइप हो सकती है। तीसरा जो होती है वो INT लिखते हैं। चौथा जो होती है उसको लॉन्ग लिखते हैं। ठीक है, ये चार टाइप की डेटा टाइप किसमें होती है? इंटीजर के लिए होती है, राइट। समझ। इसी तरह की आपकी जो फ्लोटिंग होती है इसके लिए भी दो टाइप की डेटा टाइप होती है। एक होती है हम फ्लोट लिखते हैं डायरेक्टली, एक जो होती है वो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? डबल, DOUBLE। ठीक है, डबल लिखते हैं। कैरेक्टर के लिए कैर लिखते हैं, बुलियन के लिए बुलियन लिखते हैं।
ठीक है। ये डेटा टाइप ऐसे आप बेसिक आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप अगर पढ़ना चाह रहे हो डीएस से तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये चीजें बहुत ही क्लियरली बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने से पहले हमें उसके डेटा टाइप को बताना पड़ता है भाई। जैसे अगर आप सी प्लस प्लस कर रहे हो, उस सी प्लस प्लस में आप बताओगे कि मेरा इंटीजर x इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, तब हम जाके बताएंगे कि ये जो x की वैल्यू है वो हमारी इंटीजर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में बता देना चाहता हूं। इसमें आपको बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे हमारे पास कोई स्ट्रिंग हो गई, कोई एरे हो गया, कोई लिस्ट हो गई, कोई सेट हो गया। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर हो गई, आपकी डिक्शनरी हो गया। ठीक है, ये सारा कुछ शायद आपको ना दिखे, एक सेकेंड। ठीक है, ये सारा मैंने क्या क्या बताया एक बार बता दूं, स्ट्रिंग, एरे, लिस्ट, ठीक है, और यहाँ पे वेक्टर, और ये क्या लिखा था मैंने, स्टैक वगैरह की, ये सब सारे कुछ जो होती है ना वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होती है। तो इस टाइप की होती है। अब दूसरी मैं बात कर लेता हूं पाइथन के लिए। ठीक है, पाइथन के डेटा टाइप के बारे में बात कर सकते हैं। इसमें भी कई सारे डेटा टाइप होते हैं। जैसे आपकी बात करें, ये एक न्यूमेरिक डेटा टाइप होती है। कौन सी होती है, न्यूमेरिक। ठीक है, न्यूमेरिक डेटा टाइप ये। और दूसरी क्या होती है, डिक्शनरी टाइप की डेटा टाइप होती है। तीसरी जो होती है उसे बुलियन। ठीक है, इस टाइप की ये चलते जाते हैं। फिर सेट होती है। ठीक है, एक और होती है हमारे पास सीक्वेंस डेटा टाइप होती है। फिर एक नन डेटा टाइप, ये भी एक डेटा टाइप होती है। अब इसके अंदर पार्ट होती है जो न्यूमेरिक होती है ना, इसके अंदर हमारे पास 3 टाइप की डेटा टाइप मिलती है। ठीक है, मतलब मिला जुला के आप बोल सकते हो डेटा टाइप में, जैसे आप बोल दो पाइथन में डेटा टाइप न्यूमेरिक मत बोलो, बोल दो कि एक होती इंटीजर होती है, ठीक है, एक फ्लोट होती है, एक जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी बोल सकते हो, लेकिन न्यूमेरिक के अंदर आते हैं। इसी तरह डिक्शनरी हो गई, ये हो गई, मतलब आपकी सीक्वेंस जो हो गई, ये सेट हो गई, सीक्वेंस हो गई। सीक्वेंस में भी कई टाइप की आती है। जो सीक्वेंस होती है सेम ये नॉन प्रिमिटिव होती है। जैसे इसमें हमारे पास स्ट्रिंग, लिस्ट, ठीक है, टपल, आपका टपल भी आ जाता है इसमें, यही डेटा टाइप है टपल के। ठीक है, ये ओ नहीं, ये यू है। टपल टाइप की होगी, रेंज टाइप की होगी। ये सब डेटा स्ट्रक्चर जो आती है वो हमारे पास सीक्वेंस में आती है। मतलब ये इस वहां पे नॉन प्रिमिटिव बोलते हैं, ये भी नॉन प्रिमिटिव है, लेकिन ये सीक्वेंस के अंदर आती है। यहां पे हमारे पास सी प्लस प्लस में भी कई टाइप की, 3 टाइप की यहाँ पे डेटा टाइप होती है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया प्रिमिटिव तो होती है। दूसरा जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग डेटा टाइप होती है। तीसरा जो बोलते हैं उसको बोलते हैं यूजर, जो यूजर डिफाइन करता है, यूजर डिफाइंड। ठीक है, यूजर डिफाइंड। अब प्रिमिटिव में जो मैंने बताया वही चीज इंटीजर, ठीक है, इंटीजर हो गई, आपकी हो गई कैरेक्टर हो गई, इंटीजर कैरेक्टर, बुलियन हो गई। ठीक है, अब आपका जो होता है इसमें फ्लोटिंग नंबर हो गया, फ्लोटिंग इंटीजर हो गया, FL। ठीक है, अब उसके बाद एक होती है वाइड भी होती है, एक डबल भी होती है। ठीक है, ये सब क्या है, आपकी प्रिमिटिव डेटा टाइप होती है। पहला होगा। सेकंड जो है डिराइव्ड। डिराइव्ड में क्या होती है, यहाँ पे एक फंक्शन होती है, ये एक डेटा टाइप होती है। एक एरे होती है, ये डेटा टाइप होती है। एक पॉइंटर होती है। ठीक है, एक जो होती है वो रेफरेंस होती है, रेफरेंस, ये हो गई। अब एक यूजर डिफाइंड, मैंने क्या बोला, यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड मतलब जो यूजर डिफाइन करता है, जैसे क्लास, ठीक है, स्ट्रक्चर। अब तीसरा जो होगा यूनियन। ठीक है, अब टाइप ऑफ, ये सब क्या हो गई, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो गई। तो इतने टाइप के डेटा टाइप हमारे पास होती हैं इन तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये चीजें आप लोग देख लो, जान लो, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि सिंपल से अगर पाइथन में हम कोई चीज प्रिंट करते हैं तो सिंपल से प्रिंट लिख के हम उस चीजों को प्रिंट कर देते हैं, वो प्रिंट हो जाता है। लेकिन अगर आपको सी प्लस प्लस में करना होगा तो आपको एटलीस्ट प्रिंट करने आना चाहिए। वहां पे सी आउट लिखते हैं, फिर किसी सेंटेंस को प्रिंट करते हैं। सी कर रहे हो तो आपको यहां पे क्या लिखना पड़ता है, प्रिंट एफ लिखना पड़ता है। ठीक है, अगर आप जावा कर रहे हो तो आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के बारे में लिखना होगा, सेम चीजें। ठीक है, इतनी चीजें करनी पड़ेगी। इसी प्रकार अगर आप पाइथन कर रहे हो तो किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती। x इज इक्वल टू 5 लिख दो, प्रिंट कर दो x को, वो सिंपल से 5 प्रिंट कर देगी। ठीक है, लेकिन ऐसे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती, मतलब उसके टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है। किसमें, पाइथन में। अगर आप सी प्लस प्लस कर रहे हो, जावा कर रहे हो, तो वहां पे आपको बताना होगा कि किस टाइप का है, कैर है या एरे है या इंटीजर है। तो जैसे यहां वेरिएबल कैसे डिफाइन करोगे, इंट x इज इक्वल टू 5। अब देन यहां पे सी आउट करोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करोगे, तो वहां पे डेटा टाइप बताना पड़ता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होती है डेटा टाइप और उसके वेरिएबल्स को। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगी, अब देखो जैसे हमारे पास एक लिखा है x इज इक्वल टू 5। अब हम पूछे कि ये x क्या है, तुम बोलोगे कि
x इसको एक वैल्यू है जिसकी वैल्यू है 5। मैं बोलूंगा भाई तुम x किस टाइप का है, मैंने बताया ना कि डेटा टाइप और वेरिएबल, वेरिएबल जो है एक x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 5 है और इसका टाइप क्या है, तुम यहाँ पे टाइप बताने के लिए बताओगे ये इंटीजर है, क्योंकि ये यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म्स में आती है इसलिए इंटीजर है। ठीक है, अब इंटीजर वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपकी, -1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, मतलब कुछ भी। 0.5 नहीं हो सकती है, 1.5 नहीं, ये फ्लोटिंग वैल्यू में आ जाती है। फ्लोटिंग वैल्यू भी हमारे पास 1.5 नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप जो होता है उसमें हम लोग क्या सकते हैं, सिंगल नंबर हो सकती है, 1 हो सकती है, ए हो सकती है, बी हो सकती है, या फिर कोई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो सकती है। ये सारी जो चीजें होती है ना, ये सब क्या होती है, ये सब आपकी कैरेक्टर में आती है। अब स्ट्रिंग डेटा टाइप में जो होती है वहां पे जैसे हेलो हो गया, आपका नाम हो गया, ये सब स्ट्रिंग टाइप की डेटा स्ट्रक्चर होती है। एरे की बात कर लेते हैं। एरे में क्या होते हैं, हमारे पास कुछ ऐसे दिया होता है, एक एरे बना होता है 1 2 3 4 5 6, ये होती है। हैश मैप की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे की और वैल्यू के साथ, इस तरीके से ये सारी चीजें, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहला चीजें क्या क्लियर होना चाहिए, मैंने जो यहाँ बताया आपका कि डेटा टाइप और उसके वेरिएबल, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट, किसी डे से स्टार्ट करने से पहले आपको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंडीशन आना चाहिए। क्या कंडीशन, कंडीशन स्टेटमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सेकंड चीज में। अब देखो कंडीशन में क्या करते हैं, सबसे पहली कंडीशन जो होती है किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए आपको कंडीशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इफ स्टेटमेंट के बारे में। इस तरीके से होती है, यहाँ पे हम लोग को कंडीशन लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंडीशन लिखना पड़ता है। अब एक ब्रैकेट ओपन करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं। एक बेसिक तरीके से इफ वाला ऐसे होता है। दूसरी चीजें क्या होती है, दूसरी चीजें क्या होती है, ये मैंने पहले चीजें बताई। अब दूसरी जो पहला क्या है, इफ। ठीक है, पहला क्या है, इफ। दूसरा क्या है, इफ और इल्स के बारे में बताएंगे। इफ और, अगर इफ और इल्स स्टेटमेंट है तो उसमें क्या करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे पास एक इफ कंडीशन हो गई। ठीक है, यहां पे हमारे पास कंडीशन होती है, स्टेटमेंट हो गई, यहां पे कंडीशन होती है, ये इफ हो गई। अब ब्रैकेट को करते हैं ऑन। ठीक है, अब इसके अंदर हम कुछ कुछ प्रिंट कराते हैं, बाहर निकल जाता है। अब यहां पे हम क्या लिखते हैं, यहां पे इल्स लिख देते हैं, फिर यहां पे इल्स वाला स्टेटमेंट लिख देते हैं। ये हमारा दूसरा टाइप का हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरा टाइप, तीसरे टाइप के बारे में बात करते हैं, जो कि होता है हमारा इफ। ठीक है, एल्स इफ, इस टाइप की हम बात कर लेते हैं। इसमें देखो, इसमें क्या होता है, हम सबसे पहले इफ लिखते हैं। ठीक है, और यहां पे हमारे पास क्या होती है, कंडीशन होती है। फिर यहां से हमारा एक स्टेटमेंट चालू हो जाता है, कुछ इसके अंदर प्रिंट करते हैं। फिर यहां पे हम क्या लिखते हैं, एल्स इफ। पाइथन में होगा तो इसको इलिफ बोल देते हैं। ठीक है, अब अपने अकॉर्डिंग देखना। फिर अब देखो, हमने क्या बताया, जैसे आप 3 बंदे हो, मैंने बोला कि राम की एज चेक करो और श्याम की भी चेक करो। तो पहले राम की चेक किया, अब श्याम की भी। यहां पे क्या होगा, यहां पे श्याम के लिए भी कंडीशन लगाएगा बंदा, अब फिर आगे बढ़ेगा। ठीक है, अगर ये नहीं मिला इन दोनों को चेक करके, तब इल्स में जाएगा। इल्स में कोई कंडीशन नहीं होती है, इल्स में लास्ट स्टेटमेंट प्रिंट होती है। जैसे हम आप श्योर हो गए कि हमें ये दोनों मिल जाएगा, अगर इन दोनों में नहीं मिला तो आप एक आगे चला जाएगा, मतलब वो नेगेटिव वाले में चला जाएगा, या फिर बोल सकते हो इल्स में चला जाएगा। ठीक है, ये हो गई। अब तीसरा, चौथी के बारे में बात करते हैं, जो कि हम बहुत लोग यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, ये पाइथन में देखने को नहीं मिलती है आपको। यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट के बारे में बताते हैं। यहाँ पे एक स्विच लिख देते हैं। ठीक है, एक क्या होता है, एक स्विच बना देते हैं, जैसे नॉर्मल तरीके से सोचो स्विच बना देता है। इसमें हम वेरिएबल बता देते हैं कि भाई क्या क्या देने वाले। ठीक है, अब इसमें कई सारे केस लिखते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक वेरिएबल हो जाती है। ठीक है, ये वेरिएबल जो आती है, इसके बाद हम यहाँ पे कुछ केसेस स्टार्ट करते हैं, जैसे केस दिख रहा है ना, हाँ, केस 1। ठीक है, अब केस 1 लिख दिए। अब केस 1 में इसकी वैल्यू दे देंगे, फिर उसको में ब्रेक कर देंगे, फिर केस 2 लिखेंगे, फिर केस 3 लिखेंगे, इसी तरह केस लिखेंगे हम इसमें। ठीक है, केस 2 केस 3, लास्ट में क्या करेंगे, फिर हर केस को हम ब्रेक करते हुए जाएंगे। ठीक है, लास्ट में हम क्या कर देंगे, लास्ट में डिफॉल्ट कर देंगे। इस तरीके से ये चलता है स्विच स्टेटमेंट। एक और होती है, बहुत ही रेयरली यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर के बारे में बता देना चाहता हूं। इसमें क्या होती है, इसमें बेसिकली बुलियन चीजें देखी जाती है, ट्रू और फॉल्स चेक की जाती है। जैसे हमारे पास एक वेरिएबल हो गई। ठीक है, ये एक वेरिएबल हो गई, इस वेरिएबल में हमारे पास एक कंडीशन हो गई। ठीक है, मैंने क्या बोला, एक कंडीशन हो गई। अब ये कंडीशन जो हो गई, ये क्वेश्चन मार्क यहां पे ऐसा लिखते हैं। उसके बाद क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा इफ, अगर ये ट्रू हुआ तो। ठीक है, ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा ट्रू
ये रिटर्न करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, ठीक है, तो ये रिटर्न कर देगा। नहीं तो ऐसे करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिटर्न जो कर देगा वो क्या कर देगा, इफ जो करेगा वो करेगा फॉल्स। इस टाइप की होती है, जिस कॉल्ड टर्नरी ऑपरेशन। ठीक है, इस तरीके से चीजें चलती है, इसको डिटेल में आप लोग पढ़ लेना। अब हम सेकेंड लो तीसरे पे आते हैं। उसको बोलते हैं, तीसरे को बोलते हैं लूप। लूप के बारे में हम बताएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम में लूप। जो अगर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम में बात करें तो हमारे पास 3 टाइप के लूप होते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं अपने टाइप के लूप के बारे में। उसके पहले हम कलर को चेंज कर लेते हैं, पिंक ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जो होती है सबसे पहले जो होती है, आप लोग को भी पता है, एक होती है फॉर लूप होती है, एक जो होती है वो होती है वाइल लूप। ठीक है, एक जो होती है वो होती है डू वाइल लूप। 3 टाइप की हमारे पास लूप हमारे पास अवेलेबल है। फॉर लूप मतलब क्या होती है कि हमें पता है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम में। हर जगह लूप के बिना तो बोलो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम होगा ही नहीं। 2 चीज़, लूप और कंडीशन, हर एक ऑलमोस्ट चीज़ों में लगती है, क्योंकि हमें कहीं स्टेप करने, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए हमें एनी हाउ ट्रेवल करना पड़ेगा ना। सेम वही करता है लूप क्या करते हैं, किसी फॉर लूप को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 3 चीजें मतलब 3 चीजें दी जाती है इसके अंदर में। जैसे लूप हो गई और नीचे एक कंडीशन लिखी जाती है। इसमें हमें क्या बताया जाता है, हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे एक कंडीशन चेक की जाती है और ये अपडेट कितना इंक्रीमेंट करना है, इस टाइप की चीजें चलती है फॉर लूप में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब वाइल लूप में क्या होती है, हमें पता ही नहीं होती भाई कहाँ तक चलाना है। जैसे मैंने बोल दिया कि भाई ये कंडीशन है हमारे पास कि x की जो है वो वैल्यू 5 से बड़ी है। ठीक है, अब तुम 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, अब क्या पता वो माइनस से स्टार्ट हो रही है, जैसे भी हो रही थी। यहाँ पे हम वाइल लूप का यूज करते हैं। वाइल लूप हम बता देंगे x इज ग्रेटर देन और नॉट इक्वल टू 0 एंड समथिंग लाइक दैट, एंड देन लूप चलता रहे। तो ये बोलेगा जब तक हमारे x की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक ये चलती रहेगी जब तक उसको आउटपुट न मिल जाए। ठीक है, इस टाइप की। तो दोनों में फर्क बस इतना ही है कि इसमें हमारे पास एंड पॉइंट दिया होता है, इसमें हमें पता नहीं है कब तक चलानी है। और एक डू वाइल लूप क्या करता है, ये इसको एटलीस्ट एक बार तो ये चलेगा ही चलेगा एनी हाउ। उसके बाद चाहे वो फॉल्स रिटर्न करे चाहे जो करे, एक बार तो चलेगा। इसका स्टेटमेंट भी इसी तरह होता है, डू ये है कंडीशन, नहीं तो वाइल ऐसे, इस टाइप की कंडीशन होती है। मोस्टली जो यूज होती है डू वाइल तो बहुत ही रेयरली यूज होती है। फॉर लूप और यहाँ पे वाइल लूप, ये बड़ा बॉन्ड है। ये दोनों तो यार मतलब 110% आपको हर एक प्रोग्राम में यूज होता हुआ दिखेगा, लिटरली दिखेगा भाई, सच में बता रहा हूं, आपको दिख जाएगा ये। ठीक है, अब हम चौथी चीज आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट जो होती है वो 4 चीज आपको पता होना चाहिए फंक्शन के बारे में। ठीक है, फंक्शन के बारे में आप लोग को पता होनी चाहिए कि फंक्शन क्या होती है, कैसे फंक्शन को क्या करते हैं, कैसे फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं और कैसे फंक्शन लिखते हैं और फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं। ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए, चाहे जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कर रहे हो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब फंक्शन से लोग डरते हैं, जैसे हम एक नॉर्मल प्रोग्राम लिख देते हैं तो इंटरव्यूअर बोलता है इसको फंक्शन से बनाओ। फंक्शन कुछ नहीं होता है। फंक्शन जो होता है वो रिपीटेड कोड को एक जगह उठा कर रख देता है। जैसे एक बोल सकते हो एक ब्लॉक हो गई। ठीक है, आपके घर में बहुत सारा सामान है, जैसे हमारे घर में होती है ना, हमारे घर में एक किचन होती है। ठीक है, एक किचन होती है, वो किचन क्या काम करता है, अगर हमें कुछ भी सामान चाहिए खाने से रिलेटेड चीजें, वो हमें कहाँ मिलेगी, किचन में मिलेगी। अगर किसी को बोलना है भाई खाने की चीजें चाहिए तो वो सिंपल से वो बोलेगा कि चले जाओ किचन में तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, सेम इसी तरह क्या करता है, हमारे पास फंक्शन होता है, रिपीटेड कोड को एक जगह उठा के रख लेता है। अब हमें जरूरत पड़ेगी, अच्छा जैसे 1 से लेकर 100 तक नंबर हमें कैलकुलेट करना है, कितना सम होता है, तो हम एक फंक्शन बनाए उसमें कैलकुलेट करके रख दिए। अब हमें इसका यूज कभी भी पड़ेगा, हम इस फंक्शन को सीधे कॉल कर लेंगे, भाई ये हमारे पास बनी, उसको कॉल करो, वहां से वो उठा लेगा। तो इस यही फंक्शन होती है। तो फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लो कैसे डिक्लेयर करते हैं, जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, बस इतना ही चीज चाहिए। तो ये 4 चीजें अगर आप लोग देख लोगे तो आगे वाली जो प्लेलिस्ट होने वाली उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आई एम श्योर, मैं गारंटी लेता हूं। अब जो मैं नेक्स्ट चीजें पढ़ाऊंगा वो मैं बात करूंगा टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी प्रोग्राम की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फिगर आउट करना। दूसरी चीजें एरे के बारे में, फिर तीसरी चीजें स्ट्रिंग के बारे में, सर्चिंग के बारे में, सॉर्टिंग के बारे में, लिंक लिस्ट के बारे में, इसी तरह करते जाएंगे और आपको एग्जाम्पल भी देंगे। यहां पे एग्जाम्पल देने लायक चीजें नहीं थी, जितना हो सका मैंने बताया अपने तरीके से। और बने रहना प्लेलिस्ट में यार, और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मिलेंगे आपको टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, आपको जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।